हमारे पास फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट हो रहा है वो है रियल एंड अपेरेंट वेट पे। तो रियल वेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से जो बेसिकली बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है उसको वेट का नाम दे दिया जाता है। क्योंकि अपेरेंट वेट क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अप और डाउन इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। और अगर अब उसी ग्रेविटेशनल पुल के अंदर या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट अप या डाउन एक्सेलरेट हो रहा हो, एक्सेलरेट होने का मतलब मूव कर रहा हो, तो उसके मूव करने की वजह से उसका जो वेट है वो रियल नहीं रहता, बल्कि उसमें कुछ किसी ना किसी किस्म की चेंजिंग आ जाती है। और वो जो चेंज आता है उसकी वजह से हमारा रियल जो वेट है वो अपेरेंट वेट में चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे अब आपको एक लिफ्ट दिखाई गई है और लिफ्ट के अंदर एक गर्ल दिखाई गई है। अगर तो लिफ्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो जो गर्ल का वेट है वो उसका एक्चुअल वेट कहलाएगा, जो कि रियल वेट माना जा सकता है। लेकिन अगर लिफ्ट अप या डाउन मूव कर रही है, ऐसी सूरत में उसका जो वेट है वो उसका एक्चुअल वेट नहीं होगा, बल्कि वो अपेरेंट वेट होगा। और वो अपेरेंट वेट लिफ्ट के अप और डाउन मूव करने की वजह से चेंज हो जाएगा। अब इसी को वन बाय वन देखते हैं। अगर तो हम मान लें कि जी जो हमारे पास लिफ्ट है उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांध के रखा गया है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर बनने वाली टेंशन है वो बेसिकली अपेरेंट वेट है, जबकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है एक्चुअल वेट वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वेट डाउनवर्ड आएगा। अब अगर तो इस लिफ्ट के ऊपर देखें तो दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन अपवर्ड और ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स क्या होती है, दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, टी में से हम वेट को माइनस कर देंगे। तो F हमारे पास आ गया लगने वाली नेट फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। टी हमारे पास बेसिकली जो टेंशन है ये अपेरेंट वेट है, जबकि W हमारे पास इसका एक्चुअल वेट है। इसी इक्वेशन को रीराइट करके लिख सकते हैं T इक्वल टू F प्लस डब्ल्यू, और न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F को लिखा जा सकता है F इक्वल टू ma। अब चूंकि ये सारी की सारी लिफ्ट इस वक्त रेस्ट में है तो इसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं बन रहा। जब किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं बनेगा तो A जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो होने की वजह से जो T है वो W के इक्वल चला जाएगा। मतलब अगर तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में हो, रेस्ट की कंडीशन में हो, तो उसका जो अपेरेंट वेट होगा वो रियल वेट के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इसका फर्स्ट केस आ गया कि रेस्ट की कंडीशन में जो बॉडी का वेट होता है वो एक्चुअल वेट होता है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर लिफ्ट अपसाइड मूव कर रही है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी। अब ऐसी सूरत में जो नेट फोर्स है F इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, जैसा कि पहले हम कर चुके हैं, रीराइट कर लेते हैं T इक्वल टू F प्लस डब्ल्यू। F की जगह क्या लिखेंगे ma। अब ऐसी सूरत में लिफ्ट रेस्ट में नहीं है, इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये फैक्टर अब यहाँ से ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये ऐड हो जाएगा। तो देखें एक्चुअल वेट में एक्सेलरेशन की वजह से जो बनने वाली फोर्स थी वो ऐड होगी, तो ये दोनों रिजल्ट ऐड होने पे अपेरेंट वेट बना के दे रहे हैं। तो जो अपेरेंट वेट है वो बेसिकली एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब अगर लिफ्ट अपसाइड मूव कर रही हो तो आदमी को अपना वेट ज़्यादा फील होगा, और वो ज़्यादा फील क्यों हो रहा है, इस एक्सेलरेशन की वजह से, बॉडी के एक्सेलरेट होने की वजह से। इन दैट केस वी कैन से दैट बॉडी हैज़ ग्रेटर वेट एज कम्पेयर टू रियल। ये हमारे पास सेकंड केस आ गया जिसमें बॉडी जो है अपवर्ड मूव कर रही होगी। आगे आ जाता है इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी F इक्वल टू W माइनस टी। अब वेट डाउन साइड था, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो वेट में से जब टेंशन को माइनस करेंगे तो लगने वाली नेट फोर्स F आ जाएगी। इसको रीराइट किया और टॉर्क की अपेरेंट वेट टेंशन की वैल्यू निकाली, T इक्वल टू W माइनस F लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी F इक्वल टू ma लिखा जा सकता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। तो अब वेट में से ma को माइनस करूँ तो वो टॉर्क बन रहा है, तो मतलब जो टॉर्क कह रहा हूँ, टेंशन की वैल्यू बन रही है, तो मतलब जो टेंशन है वो वेट से कम है, और टेंशन को दूसरा नाम दिया गया था अपेरेंट वेट। तो बेसिकली जो बॉडी का बनने वाला अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो गया। इन दैट केस वी कैन से दैट बॉडी हैज़ लेसर वेट एज कम्पेयर टू रियल। तो मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे मूव करने की वजह से जो उसका वेट है अपेरेंटली उसमें किसी न किसी किस्म की वेरिएशन आएगी, और उस वेरिएशन का फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी के अंदर बनने वाले एक्सेलरेशन पे। और अगर बात करें कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, तो सेम देखें
नीचे डाउनवर्ड मूव करने वाला केस ही बनेगा। बट ये एंड पे जो हमारे पास ए है, फ्रीली फॉल करने की वजह से ए जो है जी के इक्वल आ जाएगा, एम जी बन जाएगा डब्ल्यू माइनस एम जी। ऐसी सूरत में जो अपेरेंट वेट है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो असल में अगर एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो तो फ्रीली फॉल करते हुए उस ऑब्जेक्ट का वेट हमारे पास अपेरेंटली ज़ीरो हो जाता है, और ये कंडीशन बन जाती है वेटलेसनेस की। यही वजह है कि आज़ादाना गिरती हुई चीज़ हमेशा अपने आप को वेटलेस शो करवाती है। हमें अपेरेंटली लगता है कि उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही। स्पेस के अंदर भी ये हकीकत में कुछ इसी तरह का अमल होता है। जो स्पेस शटल्स होती हैं वो फ्रीली फॉल कर रही होती हैं, फ्रीली फॉल करने की वजह से वहाँ पे हमारे पास वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आज का सारा लेक्चर था। इसमें हमने तकरीबन 4 तरह के केसेस को डिस्कस किया है। चारों के 4 केसेस को आपने एज इट इज़ लिखना होगा, क्योंकि ये हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।